बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और उसकी पोएम नंबर 7 जिसका नाम है एनिमल्स। और इस कविता के कवि हैं वॉल्ट विटमैन, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। उनकी कविताओं की खासियत ये है कि वो अपनी जो कविताएं हैं वो बिल्कुल एकदम खुले तरीके से लिखते हैं। उसमें वो ज़्यादा राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल होती हैं उनकी कविताएं, कोई भी उनको पढ़कर समझ सकता है और बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब लिए हुए होती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमारे को ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि किस तरह से हमने अपनी अच्छाइयों को पीछे छोड़ दिया है। हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि ना तो हम शांत रहते हैं, हम अपना संयम खो चुके हैं, एक भाग दौड़ में लगे रहते हैं, पाप करते हैं, फिर उनके ऊपर रोते हैं, भगवान के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके लिए शिकायतें करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं क्योंकि वो हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और जब वो कंपेयर करते हैं ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को, यानी मनुष्यों को और जानवरों को, जब वो कंपेयर करते हैं तो वो ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनका मन थोड़ा सा उचट गया है और वो सोचते हैं कि अब मुझे मनुष्यों का साथ छोड़कर जानवरों के साथ जाके रह जाना चाहिए, क्योंकि जानवरों में ना ही तो किसी चीज़ के पीछे भाग दौड़ करने का नेचर होता है, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, आत्म संयमी होते हैं, चीज़ें इकट्ठी करने का भी शौक़ नहीं होता और ना ही किसी की चापलूसी करते हैं, ना किसी के सामने घुटने टेकते हैं। ये जो सारे के सारे अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये सारी की सारी जानवरों में हैं। किसी टाइम पर इंसान में भी हुआ करती थी हज़ारों लाखों साल पहले, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी इन अच्छी क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, जिसको कि अभी तक जानवरों ने संभाल के रखा हुआ है। तो एक प्रेरणा लेनी चाहिए मनुष्य को उन जानवरों से कि जैसा भगवान ने आपको जीवन दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए, किसी चीज़ के पीछे भागिए मत और शांत रहिए, आपका मन भी खुश रहेगा, आप कोई शिकायत भी नहीं करेंगे। तो किसी के सामने आपको अपने घुटने भी नहीं टेकने पड़ेंगे, किसी की चापलूसी भी नहीं करनी पड़ेगी और चीज़ों अगर इकट्ठी करते रहोगे तो आगे से आगे मन जो है वो लालची होता रहेगा और चीज़ों को इकट्ठा करने का मन करेगा, जो बाद में कोई काम भी आपके नहीं आने वाली। तो इसलिए कवि कहता है कि क्यों ना ये सारी की सारी चीज़ें देख के मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरे को मन करता है कि अब मैं अपने आप को जानवरों के साथ में ले जाके रखूं, यानी कि अब मैं टर्न हो जाऊं, अपनी इस जगह से शिफ्ट हो जाऊं और इंसानों को छोड़ के जानवरों के साथ रहना शुरू कर दूं। और पूरी कविता में वो बताते हैं कि ऐसा उनका क्यों मन किया कि वो ये करें कि जानवरों के साथ जाके रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी कविता हमारी। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans। यानी कि कवि हमें ये बताते हैं कि वो महसूस करते हैं he feels more at home, यानी वो घर के जैसा, यानी अपनापन जो है वो ज़्यादा महसूस करते हैं with animals। जब वो जानवरों के साथ होते हैं तो एक जो अपनत्व की भावना होती है, एक अपनापन है, वो उनको जानवरों के साथ ज़्यादा महसूस होता है देन ह्यूमंस। यानी कि अगर उसको कंपेयर करें मनुष्यों के साथ तो मनुष्य से ज़्यादा वो अपने आप को अपनापन, प्यार, स्नेह, ये सब उनको कहाँ प्राप्त होता है, जानवरों के साथ वो ज़्यादा महसूस करते हैं। whom he finds complicated and false, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गया है अब और झूठा भी हो गया है। यानी मनुष्य को अब कंपेयर कर रहे हैं एनिमल्स के साथ और एक तरफ कह रहे हैं कि एनिमल्स का साथ मुझे अच्छा लगता है और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कंफ्यूज रहता है और झूठ भी बोलता है, झूठा भी हो गया है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी गलत चीज़ बोल सकता है, पहले पाप करता है फिर बाद में उनके लिए रोता है। तो इस तरह की स्थिति हो गई है, इसलिए मुझे जानवर जो हैं उनके साथ में ज़्यादा अपने आप को फील एट होम, यानी घर जैसा महसूस करता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, यानी मैं अब मुड़ सकता हूँ, यानी अब मैं बदल सकता हूँ अपना रास्ता, एंड लिव विथ एनिमल्स, और रह सकता हूँ जानवरों के साथ। यानी अब एक निर्णय लिया है उन्होंने और वो ये कह रहे हैं
कि अब क्योंकि मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रह सकता हूँ अब जानवरों के साथ में। दे आर, अब वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं जानवरों के साथ में रह सकता हूँ, क्योंकि फिर वो कहते हैं क्योंकि जो जानवर होते हैं दे आर सो प्लेसिड, यानी वो बहुत ज़्यादा शांत हैं, एंड सेल्फ कंटेंड, और आत्म संयमी है, उनका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। कभी आपने किसी जानवर को देखा है कोई चीज़ के पीछे भागते हुए, चीज़ों को इकट्ठा करते हुए? नहीं, वो इतने ज़्यादा शांत होते हैं कि जहाँ होते हैं वहीं पर उसी चीज़ को, उसी स्थिति को वो एंजॉय करते हैं। जितनी उनको भूख होती है उतना ही खाते हैं, कोई चीज़ स्टोर करके नहीं रखते हैं, और अपने ऊपर उनका इतना नियंत्रण होता है कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा की वो उम्मीद भी नहीं करते और उसके पीछे भागते भी नहीं हैं। तो ये शांत होना और आत्मसंयमी होना जो जानवरों के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उससे वो अपने आप को उसकी तरफ झुका हुआ महसूस करते हैं और कहते हैं कि मुझे इनकी ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगी जानवरों की, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब मैं अपने ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाऊं और मैं जानवरों के साथ जाके रह सकूं। सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। वो कहते हैं मैं एक जगह खड़ा होकर काफ़ी लंबी समय तक, यानी बहुत समय तक उनको देख सकता हूँ कि जैसे वो हैं उसी स्थिति में वो काफ़ी देर तक रहते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई भाग दौड़ करते हुए मैं नहीं देखता, किसी चीज़ के पीछे भागते हुए नहीं देखता। तो ये सब चीज़ें कि वो शांत हैं, आत्मसंयमी हैं, और घंटों में उनको देख सकता हूँ कि वो ये शांति जो है वो उनमें बरकरार रहती है। तो इसलिए मैं अब उनकी तरफ अपना रुख कर सकता हूँ, मुड़ सकता हूँ। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, और सेल्फ कंटेन का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। आगे चलते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट का मतलब होता है उदास होना, ना ही तो वो उदास होते हैं, यानी जानवर जो हैं वो उदास नहीं होते। एंड वाइन, वाइन का मतलब होता है शिकायत करना, और ना ही मैंने कभी उनको किसी को शिकायत करते हुए देखा है। यानी कि जानवर ना ही तो कभी कोई शिकायत करते हैं और ना ही मैंने कभी उनको परेशान होते हुए, उदास होते हुए देखा है। अबाउट देयर कंडीशन, किस चीज़ के बारे में वो लोग परेशान नहीं होते, उदास नहीं होते, शिकायत नहीं करते, कि जो भी उनकी परिस्थिति है, यानी जैसा भगवान ने उनको बनाया है वैसे ही वो खुश हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि कोई जानवर इस चीज़ से दुखी हो कि उसके 4 पैर हैं, वो 4 पैर पे क्यों खड़ा है, वो 2 पे क्यों नहीं खड़ा हुआ, या फिर कभी उसको भागते हुए देखा हो। कोई चीज़ ऐसी जो मनुष्य चाहता है उस तरह से कभी भी मैंने जानवरों को करते हुए नहीं देखा। यानी जैसा जीवन उनको भगवान ने दिया है, जिस भी स्थिति में वो पैदा हुए हैं, वो बहुत खुश हैं और आत्मसंतुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा संयमी हैं, और ना ही कभी उदास होते हैं और ना ही किसी चीज़ के लिए शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। लाई अवेक का मतलब होता है जगे हुए रहना। मैंने कभी भी उनको, डार्क का मतलब यहाँ पे नाइट से कंपेयर किया है, कि मैंने कभी भी उनको अंधेरे में या रात को जागते हुए नहीं देखा। आप देखिएगा, कभी भी नोटिस करेंगे कि जानवर जो होते हैं वो एक टाइम होता है उनका सोने का, आप उनको सोते हुए पाएंगे, यानी अपने टाइम से वो सो जाते हैं, अपने टाइम से उठ जाते हैं। कभी भी मैंने उनको रात रात भर जागते हुए नहीं देखा, कि वो जगे हुए हैं। एंड वीप फॉर देयर सिन, और रो रहे हैं अपने पापों के लिए। कभी किसी जानवर को मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो रात में जाग रहा है और रो रहा है कि मैंने बहुत पाप कर लिए, उनके ऊपर वो पश्चाताप कर रहा हो। ऐसे मैंने कभी किसी जानवर को नहीं देखा। बल्कि ये सब चीज़ें कहाँ देखने में मिलती हैं? मनुष्यों के अंदर ही दिखाई देती हैं, कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी तृष्णाओं के लिए मनुष्य जो है उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो पाप के ऊपर पाप, यानी गलत चीज़ करता रहता है और गुनाह करता रहता है, और कर तो लेता है क्योंकि उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन जब वो अकेला होता है रात में, जब वो सोता है, तो उसको नींद नहीं आती। क्यों? ये सोचकर कि आज मैंने क्या क्या गलत काम किए, या मेरे द्वारा जो भी किए हुए काम थे वो सही नहीं थे। तो दिन में वो पाप करता है, गलती करता है, स्वार्थ सिद्धि करता है, और रात में उन चीज़ों को याद करता है तो उसको नींद नहीं आती और फिर वो रोता है। जबकि जानवर ऐसा कभी भी नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक
डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और यहाँ तक वो ये भी कहते हैं कवि कि ये जो जानवर हैं ये कभी भी मुझे बीमार नहीं करते, यानी मुझे कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करते, अपनी ड्यूटीज़ को याद करते हुए भगवान के प्रति जैसे मनुष्य करता है। जहाँ पे उसको अपना कर्तव्य निभाना होता है, भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, वो करते नहीं हैं और बाद में उन कर्तव्यों को याद करते हैं और मुझे भी परेशान करते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारे कर्तव्य थे, ये भगवान के प्रति हम अपनी ड्यूटी जो है, कर्तव्य जो है उनको निभा नहीं पाए। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, वो संतुष्ट रहते हैं जैसे हैं, बहुत खुश हैं। तो क्यों शिकायत करेंगे, क्यों रात को जगेंगे, क्यों उनको नींद नहीं आएगी और क्यों नहीं वो रोएंगे? इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि वो सब कुछ बहुत ही आराम से उन्होंने अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल लिया है कि जो हमारे को भगवान ने दिया है वो बिल्कुल सही है, हम उससे संतुष्ट हैं। लाई अवेक का यानी रात को जागना, वीप यानी रोना, सिंस यानी गुनाह और डिस्कसिंग यानी चर्चा करना। चलिए देखते हैं आगे। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट और डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। यानी कोई भी जानवर जो है वो किसी भी चीज़ से ना तो असंतुष्ट है, यानी वो संतुष्ट है, उसके पास सब कुछ है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड, और ना ही वो पागल है कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इतना ज़्यादा पागल भी नहीं हुआ जा रहा कि ये चीज़ नहीं है तो मैं उसको लेकर ही छोड़ूं। तो यानी ना तो वो पागल है और ना ही वो असंतुष्ट है। कौन? जानवर। इसलिए ये जो दो क्वालिटीज़ हैं ये किस में हैं? मनुष्यों में है। मनुष्य चीज़ों के पीछे पागल भी होता है, असंतुष्ट भी होता है, लेकिन जानवरों में ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं हैं और ये बैड क्वालिटीज़ हैं दोनों। तो धीरे धीरे अगर हम क्वालिटीज़ का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करें, आप लिखना शुरू करेंगे तो वो किन किन चीज़ों को कह रहा है कि इन चीज़ों के कारण मैं जानवरों के पास रहना चाहता हूँ और इन चीज़ों के कारण मैं मनुष्यों के पास में नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि मनुष्य जो वो है वो असंतुष्ट है और जानवर जो है वो संतुष्ट है। उनको नींद नहीं आती मनुष्यों को, ये आराम से सोते हैं। ये पागलों की तरह बिहेव करते रहते हैं, चीज़ों के पीछे पागल हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करते, क्वाइट एंड काम है और अपने आप को एंजॉय करते हैं जो भी इनके पास है। वो भगवान से शिकायतें करते रहते हैं, पहले गुनाह करते हैं फिर उसका पश्चाताप करते हैं, लेकिन ये इस तरह का कुछ भी नहीं करते, तो इनको भगवान को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मैनिया का मतलब होता है वैसे अति उत्साह या फिर पागलपन भी कह सकते हैं आप, कि द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स यानी चीज़ों को प्राप्त करना। ओन यानी अपने पास रखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए। तो ये जो तृष्णाएं हैं, ये सब चीज़ें वो चाहते हैं कि मैं इनको ओन करूं, यानी मैं इनका मालिक बनूं। तो द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग, तो ये जो पागलपन है चीज़ों को ग्रहण करने का, चीज़ों को अपने पास होने की अनुभूति करने का। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट। उसके लिए कोई भी, नील का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना। तो मनुष्यों में अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आदमी दूसरे के सामने झुकता भी है, उससे विनती भी करता है। जिस तरह से मान लो कोई बहुत अमीर आदमी है और अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं या बहुत गरीब हैं, तो आप उसको देख के सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये सब चीज़ें हों, और उसके लिए प्राप्त करने के लिए या उस जगह तक पहुँचने के लिए आप उस अमीर व्यक्ति के सामने झुक भी जाते हैं, घुटनों के बल भी आ जाते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपील भी करते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी मदद भी करे। यानी कहने का मतलब कि जानवर ना तो कभी किसी से कोई विनती करता है, ना कभी अपने आप को, अपनी सेल्फ जो रिस्पेक्ट है उसको खोता है, किसी के सामने घुटने भी नहीं टेकता, किसी के सामने झुक के कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करता, वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन मनुष्य जो हैं वो अपने जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए या अपने लोभ को प्राप्त करने के लिए, जो वेल सेटल्ड लोग हैं या जो बड़े पद पे जो अधिकारी हैं या जो जिनके पास में खूब पैसा है, जो हर चीज़ जिनके पास है, उनकी गुलामी करते हैं। कहने का मतलब है कि उनके सामने वो झुक जाते हैं। लेकिन जानवरों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड द थाउजेंड्स ईयर्स एगो। तो वो कहते हैं कि ऐसा जैसा मनुष्य आज हमारे को दिखाई दे रहा है, ऐसा मनुष्य शायद बहुत साल पहले जब हम लोग इन जानवरों की कैटेगरी में थे, यानी क्योंकि कहा जाता है कि जो मनुष्य है
वो कहाँ से आया। पहले बंदर थे और बंदर ही धीरे धीरे एप से कहते हैं कि मनुष्य में परिवर्तित हो गया। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं जानवर ही थे। तो कवि ये कहना चाहता है कि वो अच्छी क्वालिटीज़ जब अगर हम भी किसी ज़माने में बहुत हज़ारों लाखों सालों पहले अगर हम खुद एक जानवर की प्रजाति से यानी एप से मनुष्य बने हैं तो फिर हमारे अंदर भी वो सब क्वालिटीज़ तो कहीं ना कहीं थी ना हज़ारों साल पहले, लेकिन वो अब कहाँ चली गई। तो जो जानवर है उसने तो अपनी कोई क्वालिटीज़ छोड़ी नहीं, वो तो जैसा पहले था वैसा ही आज दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे उसने विकास किया, जैसे जैसे वो 4 पाँव से 2 पाँव पे खड़ा होके उसने उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स आई और मनुष्य रूप जब उसने चेंज कर लिया, यानी जब वो मनुष्य बन गया, अपने हाथों को काम करने लग गया, उसका दिमाग काम करने लग गया, तो धीरे धीरे जो उसकी क्वालिटीज़ थी, अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली गई और अब सब की सब बैड क्वालिटीज़ उसके अंदर आ गई हैं जो अच्छी नहीं है, जो उसको विनाश और बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। बहुत ही गहरा इस कविता के माध्यम से एक पॉइंट जो है वो दुनिया के सामने लेके आना चाह रहे हैं पोएट कि आप ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या थे और क्या करते जा रहे हैं। चीज़ों को प्राप्त करने के चक्कर में हम अपनी सारी गुड क्वालिटीज़, अच्छी जो हमारे अंदर चीज़ें थी, विद्यमान थी, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं और हमारा रूप जो है वो और भी ज़्यादा खूंखार होता जा रहा है। यानी हम मनुष्य होते हुए भी कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, जबकि जानवर जो हैं वो बिल्कुल शांत हैं, अपना आराम से बैठते हैं, खुश रहते हैं। खूंखार से खूंखार जानवर भी अगर आप देखो, मान लो शेर को अगर आप उदाहरण लेते हो, तो वो भी अपनी दिनचर्या उसकी फिक्स है, वो अपना, क्योंकि वो शिकार करके ही अपना पेट पालता है, तो वो शिकार करता है, जितना उसको खाना होता है उतना खा लेता है, बाकी वो छोड़ देता है। वो उसको एक्स्ट्रा को अपने साथ में बांध के नहीं लेके आता, ना उसको रखता है। वो जितना उसका पेट भर जाता है उसको वो आत्मसंतुष्टि जैसे ही होती है, वो वहाँ से चल पड़ता है। तो जो बचा हुआ जो भी होता है वो बाकी के जो छोटे जानवर होते हैं वो खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति जो है उसकी कभी ख़त्म ही नहीं होती। सब कुछ होने के बाद में वो सोचता है कि सब कुछ समेट के अपने पास रखूं और से ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, कि उसकी जो इच्छा है वो उसको गलत राह पे ले जा रही है और उसे बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। तो इसलिए वो मनुष्यों के साथ नहीं रहना चाहता पोएट। वो कह रहा है यहाँ मैं सेफ़ नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे सुरक्षित भी नहीं लगता और मुझे ये चीज़ें जो हैं ये पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं शांति जहाँ है, जहाँ पे आत्मसंतुष्टि है, वहाँ जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ। सो lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। यानी कि बहुत अगर हज़ारों साल पहले से अगर हम देखें तो not one is respectable और unhappy over the whole earth। उस टाइम की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि नाखुश हो, और रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्माननीय, सम्माननीय महसूस ना करे अपने आप को ओवर द होल अर्थ, पूरी धरती के ऊपर। कहने का मतलब कि जब हम पुराने ज़माने में बहुत साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जब हम लोगों को एज अ एप कंसीडर किया जाता था, जब हम बंदर के रूप में थे, तब हम अपने आप से बहुत खुश थे, हमें अपने ऊपर सम्मान था, हम कभी भी ऐसे दुखी दिखाई नहीं देते थे, अनहैप्पी नहीं थे। पूरी धरती पर इस तरह कोई भी नहीं दिखाई देता था, सब संतुष्ट थे, सब खुश थे। तो यही जो था वो सारी धरती पे देखने को मिलता था। जैसे कि आज के टाइम में ये जो एनिमल्स हैं इनको हम देख रहे हैं। तो पोएट ये कहना चाहता है कि आज जो जानवर हैं उनकी जो स्थिति है वो सेम टू सेम वैसी ही है जैसी हज़ारों साल पहले थी। तो मनुष्य जो हज़ारों साल पहले था अपने आप को सम्मानित महसूस करता था, अनहैप्पी कभी भी वो नहीं होता था, हमेशा खुश रहता था, संतुष्ट रहता था, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा उस समय इच्छाएं, लालसाएं नहीं थी। जानवरों जैसा ही उसका नेचर था, संतुष्ट था। तो फिर ये जानवर तो वैसे के वैसे हैं आज भी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मनुष्य के अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन क्यों आ गया? जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ऐसे क्यों हो गए हैं? सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और इसीलिए शायद वो लोग अपनी रिश्तेदारी एक तरह से मुझे दिखाना चाहते हैं, यानी मुझसे एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूँ। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम।
और इसलिए वो अपना प्यार मेरी तरफ दिखाते हैं, जताते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैं उन लोगों के इस प्यार को मानता भी हूँ। कहने का मतलब ये है पोएट का कि जिस तरह से कोई भी जो जानवर होता है उसको अगर आप प्यार करते हैं तो वो अपना प्यार आपको दिखाता है, यानी तुरंत वो समर्पित हो जाता है आपकी तरफ। जैसे डॉग और कैट दो अलग अलग प्रवृत्तियों के जानवर हैं, लेकिन एक को थोड़ा समय लगता है आपसे हिलने मिलने में और एक तुरंत हिल मिल जाता है। तो अगर किसी डॉग को अगर आपने देखा और आपने उसको थोड़ा सा प्यार से सहलाया तो वो आपके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ आ जाता है, यानी कि वो आपकी बात मानने लग जाता है क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। जो कैट है उसका नेचर ऐसा है कि वो जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आपको अपना मान लेती है तो वो भी आपके पास आके आराम से बैठ जाती है, यानी उसको थोड़ा समय लगता है। तो हर जानवर की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है, लेकिन जानवरों में हमेशा से एक सच्चाई होती है, एक समर्पण का भाव होता है और वो कभी भी नाखुश नहीं होते, असंतुष्ट नहीं होते, शिकायतें नहीं करते और रोते भी नहीं है। जितना उनको खाना होता है उतना ही खाते हैं, ज़्यादा की इच्छा नहीं करते। सुबह के लिए, रात के लिए, अगले दिन के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखना, इस तरह की उनका नेचर नहीं होता। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इनवाइस। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मेरे से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ यानी कि वो जो क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे टोकन्स को एज अ क्वालिटी यूज़ किया गया है कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो एक मनुष्य में होनी चाहिए, उसको वापस जोड़ना चाहते हैं मुझसे कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपनी उन क्वालिटी से जुड़ा रहूँ। दे इनवाइस। रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्माननीय, अनहैप्पी का मतलब होता है अप्रसन्न, होल यानी संपूर्ण पूरा, रिलेशंस का मतलब होता है रिश्ते, एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को अपनाना, एनवाइस मतलब होता है प्रदर्शित करना और पोजीशन मतलब होता है स्वामित्व से। तो वो लोग अपना प्यार मुझे दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं उनको अपना मान रहा हूँ तो वो तो पहले से ही अपने आप को मेरे को समर्पित कर चुके हैं, यानी वो अपना प्यार देने को तैयार हैं, मुझे वो अपने पास रखने को तैयार हैं, यानी उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके साथ जाके मैं आराम से रह सकता हूँ कंफर्टेबल फील करते हुए। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इन्वेंस। इन्वेंस का मतलब होता है प्रदर्शित करना, जो भी उनके पास है वो उसी को मुझे देना चाहते हैं। तो जितना प्यार है, जितनी उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी वो मुझे देने को रेडी हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, जो भी उनके पास है, यानी जिसका भी वो स्वामित्व करते हैं, यानी जो भी उनके पास है वो मुझे देने को वो तैयार हैं, यानी अपना प्यार मुझे देने को तैयार है, तो मैं क्यों ना उनके साथ जाके रहूं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आखिर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आई कहाँ से, ये जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, ये सब उनके अंदर आई कहाँ से। टोकन्स को यहाँ पे एज क्वालिटीज़ यूज़ किया है। वंडर मतलब आश्चर्य, पास का मतलब होता है गुजरना, वे मतलब रास्ता, ह्यूज यानी बड़ा, और नेग्लिजेंटली मतलब होता है असावधानी से। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? क्या मैं कभी उस रास्ते से गुजरा था बहुत समय पहले, टाइम अगो, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और वहाँ पे मैंने असावधानी से उन आदतों को क्या छोड़ दिया था वहाँ पर। अब ये जो दो लास्ट की लाइन है, इनमें पोएट जो समझाना चाह रहा है उसको आप ध्यान से समझिए। वो ये कहना चाह रहा है कि जानवरों के अंदर ये जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि वो ना तो किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, वो हमेशा उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसा भाव होता है, शांति का भाव होता है कि उन्हें किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, वो किसी की विनती नहीं करते, किसी के सामने झुकते नहीं हैं और कुछ भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए परेशान नहीं रहते, और ना कभी भगवान से शिकायतें करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और ना ही ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। तो जब वो ये सब चीज़ें करते ही नहीं हैं, वो जितना है उसमें ही खुश रहते हैं, तो ये क्वालिटीज़ उनमें आई कहाँ से। और चूँकि मनुष्य जो है उसको ये माना जाता है कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो यानी वो भी एक जानवरों वाले
कैटेगरी के ही थे। तो इसका मतलब कि जब हम उस ज़माने में बंदर के रूप में जब हम थे और धीरे धीरे हमारा जो विकास हुआ, विकसित होते होते हम मनुष्य बने, तो शायद उस समय जब हम वहाँ थे, यानी मनुष्य जब वहाँ से गुजरा, यानी जंगल जो था जहाँ पे सारे के सारे जानवर थे, उस जगह पे मनुष्य ने अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को वहीं छोड़ दिया जो वहाँ जानवरों के पास में ही रह गई, और वो आगे बढ़ता चला गया और उसके अंदर धीरे धीरे बैड क्वालिटीज़ डेवलप हो गई और वो असंतुष्टि की तरफ बढ़ता चला गया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि शायद मैं कभी उस रास्ते से गुजरा होऊंगा तो मैंने ये जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये वहाँ छोड़ दी, यानी जानवरों के पास ही छोड़ दी। जानवरों के पास तो वो वैसे की वैसे रह गई और मैं उनको छोड़ के कहीं आ गया। बहुत ही मैंने असावधानी से, यानी ध्यान नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं चला और मैं अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को वहाँ छोड़ आया और अब मैं ऐसा बन गया हूँ जिसको हर चीज़ की जल्दबाजी रहती है, जो रोता रहता है, जो असंतुष्ट है, जिसको आगे से आगे बढ़ना है, लेकिन उन तृष्णाओं के पीछे भागते भागते मैं अच्छे कर्म करना भूल गया हूँ, सही और गलत को पहचानना भूल गया हूँ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में ही लगा हुआ हूँ। तो एक बहुत ही प्यारा सा संदेश ये कविता हमें देती है बच्चों। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये सब भौतिक चीज़ें हैं, इनके पीछे भागिए मत। आराम से, शांति से आपको ये सोचना है कि आपका क्या लक्ष्य है, आपको कितना प्राप्त करना है, और जितना आप प्राप्त कर लेते हैं वहाँ पे आपको एक संतुष्टि का भाव आपके चेहरे पर आना चाहिए। आप इन चीज़ों के पीछे भागिए मत कि आज मेरे पास साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल होनी चाहिए, फिर गाड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी भावनाओं को आप डेवलप मत होने दीजिए अपने अंदर। उससे क्या होगा कि उनके पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं मजबूरी में जब असंतुष्टि आएगी आपके अंदर तो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ पीछे छूट जाएंगी, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना करना पड़े। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पोएट जो है वो जानवरों के साथ अपने आप को रखना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं उनके साथ जाके रहना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत शांति है और संतुष्टि का भाव है और वो लोग आत्मसंतुष्ट हैं, वैसा ही मैं बनना चाहता हूँ। ये पोएम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोएट जो हैं वो ज़्यादा इस तरह के पोएट हैं कि जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि अपनी कविता जो है, उस जो विषय वस्तु है कविता की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अलंकृत करें, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। राइम स्कीम का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल भाषा में लिखते हैं। लेकिन जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो जो इस कविता में आई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एजोनेंस। यानी एजोनेंस का मतलब होता है कोई भी एक जो लेटर है उसका जब रेपिटेशन होता है बारी बारी तो उसको हम एजोनेंस बोलते हैं। जैसे आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ में, आई यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एजोनेंस की स्टार्टिंग में, लाइन के स्टार्टिंग में आई का रेपिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रेपिटेशन, यानी ये दूसरा है, इसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोहराव होना, एक ही चीज़ का बारी बारी दोहराव होना। जैसे लॉन्ग एंड लॉन्ग जो शब्द है वो 2 बार यूज़ हुआ है, पास पास में है और 2 बार यूज़ हुआ है। जैसे 2 वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड एंड रिपीटेड, इन पंक्तियों में आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है आई इज़ रिपीटेड इन 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स। ये जो आपके सामने पंक्तियाँ दी हुई हैं इनमें आप देखिए लगातार आगे से आगे लाइन में आपका जो रेपिटेशन ऑफ आई है ये रिपीट हो रहा है। ऐसे जब होता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं एनाफोरा, यानी रेपिटेशन इन द 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स। 2 or 3 लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम वर्ड आई, जो आई से शुरू हो रही हैं। और लास्ट है इसका मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है कि कविता की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिंबलाइज करना, सिंबॉलिक रूप से हम जिसको यूज़ करते हैं। जैसे स्वेट एंड वाइन एक वर्ड है और दूसरा है टोकन। तो जो स्वेट एंड वाइन वर्ड है उसको हमने ट्राई एंड कंप्लेन, यानी हम कोशिश करते हैं और शिकायतें भी करते रहते हैं, उसके साथ सिंबलाइज किया है। और टोकन जो शब्द है उसको हमने क्वालिटीज़ और इमोशंस के साथ में सिंबलाइज किया है, यानी ये सिंबॉलिकली यूज़ किए गए वर्ड्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफोर। तो आई होप बच्चों ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको पढ़िएगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।